साथ। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए बताते चलें कि चूरू में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी प्रत्याशी देवेंद्र झाझड़िया के समर्थन में चुनावी सभा को संबोधित किया। चूरू के पुलिस ग्राउंड में हुई जनसभा में जन सैलाब उमड़ा। इस दौरान पीएम मोदी ने विपक्ष पर जमकर हमला बोला। जोरदार तालियों से अभिनंदन करें देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का। अब मैं मंच संचालन के लिए बहन शिखा से निवेदन करूंगा। आप आए और मंच। इस वीरों की धरती पर आया हूं तो मेरे उन भावों को दोहराता हूं। तब मैंने कहा था, यही चूरू में कहा था, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं रुकने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। मेरा वचन है भारत मां को, तेरा शीश नहीं झुकने दूंगा। हमारी सरकार बनी तो हमने सैनिकों को 1 रैंक 1 पेंशन का अधिकार भी दिया और सीमा पर पलटवार करने की छूट भी, खुली छूट दे दी। आज दुश्मन को भी पता है ये मोदी है, ये नया भारत है, ये नया भारत घर में घुसकर मारता है। भाइयों बहनों, अब जब इन परिवारवादी भ्रष्टाचारियों की लूट का हिसाब हो रहा है तो ये सब एक हो गए हैं। मैं कहता हूं भ्रष्टाचार हटाओ, तो वो कहते हैं भ्रष्टाचारी बचाओ। अब मुझे बताइए, भ्रष्टाचार हटना चाहिए कि नहीं हटना चाहिए? देश को भ्रष्टाचार से मुक्त करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? भ्रष्टाचार ने देश को बर्बाद किया है कि नहीं किया है? भ्रष्टाचार ने नौजवानों के सपनों को चूर चूर किया है कि नहीं किया है? और इधर जयपुर के बाद गुरुग्राम में भी किडनी रैकेट का मामला सामने आया है। सीएम फ्लाइंग की टीम और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने संयुक्त रेड करके एक होटल में जयपुर में चल रहे किडनी रैकेट का भंडाफोड़ किया है। टीम ने मौके से एक बांग्लादेशी युवक को पकड़ा है जो किडनी बेचने के लिए यहां पहुंचा था। दरअसल सीएम फ्लाइंग और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने सेक्टर 39 के बाबिलपाला होटल में रेड की थी और यहां से पुलिस ने एक व्यक्ति को काबू किया जिसकी किडनी को जयपुर फोर्टिस अस्पताल में निकाला गया था। प्रारंभिक पूछताछ में सामने ये आया कि व्यक्ति की डील एक एजेंट के जरिए 4 लाख टका में हुई थी। जयपुर में ऑपरेशन के बाद कोई दिक्कत होने की बात कहकर उसे गुरुग्राम के इस होटल में शिफ्ट कर दिया गया था। सीएम उड़न दस्ता के अनुरोध पर सीएमओ गुरुग्राम द्वारा एक बोर्ड गठित की गई जिसका छापा बाइबिल प्लेस सेक्टर 39 के एक गेस्ट हाउस में पड़ा, जिसमें कुछ बांग्लादेशी ऑपरेशन फोर्टिस जयपुर में बगैर नियम के पालन करते हुए किया जाता था और पैसे की लेन देन की होती थी। उसकी जांच के लिए यहाँ कार्रवाई की गई। बाबिल हॉस्पिटल सेक्टर 39 में एक रेड की गई संयुक्त स्वास्थ्य विभाग द्वारा और सीएम फ्लाइंग स्क्वाड द्वारा। उनकी जांच में जो आया है उन्होंने दी है, उस पर हम एफआईआर लॉन्च कर तफ्तीश शुरू कर रहे हैं। और वहीं बांसवाड़ा डूंगरपुर लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी अरविंद डामोर ने नामांकन दाखिल कर दिया है। उन्होंने सीट पर हो रहे मुकाबले को त्रिकोणीय बताया है। न्यूज 18 से खास बातचीत में उन्होंने कहा कि बांसवाड़ा डूंगरपुर लोकसभा क्षेत्र में बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। यहाँ के लोग रोजगार करने के लिए दूसरे राज्य में जाते हैं, उनकी प्राथमिकता इसे रोकना है। कांग्रेस से बांसवाड़ा डूंगरपुर लोकसभा प्रत्याशी है अरविंद डामोर। उनसे हम जानेंगे कि उन्होंने कल नामांकन भरा है, किस मुद्दों के साथ धरातल पे उतरेंगे और साथ ही ये युवाओं का चेहरा देख रहे हैं तो युवा कितना समर्थन में है, आपसे जानेंगे आप किस मुद्दों के साथ धरातल में उतरेंगे। सबसे पहले आप टीवी चैनल का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन जो मुझे डिबेट के लिए बुलाया।
सबसे पहली बात ये है कि हमारे बांसवाड़ा और डूंगरपुर में सबसे बड़ी अगर ज्वलित समस्या है तो वह है रोजगार। हमारा यहाँ का लोकल जो युवा बेरोजगार भाई घूम रहा है वो यहाँ से गुजरात की और कभी प्रस्थान करता है, कभी साउथ केरला की तरफ प्रस्थान करता है। तो उस पलायन को हमारी रोकने की सबसे पहली प्राथमिकता होगी। और हम यहाँ पर अगर हमारा कांग्रेस का अभ्यर्थी जीतता है, हम जीतते हैं, कांग्रेस यहाँ पर अपना परचम लहराती है, तो जीतने के बाद हमारा पहला काम यही रहेगा कि यहाँ पर इतना रोजगार पैदा किया जाए ताकि हमारे बांसवाड़ा डूंगरपुर का युवा दूसरे राज्य में रोजगार की तलाशी में नहीं जाए, यहीं पे रोजगार इतना पैदा कर देंगे ताकि यहाँ पे उनका भविष्य बनाए और बांसवाड़ा डूंगरपुर को चमन करे। राजकुमार रोध बोल रहे हैं कि लोकतंत्र बचाना है तो कांग्रेस हमारे साथ आए, तो क्या कांग्रेस अकेली लोकतंत्र नहीं बचा सकती? बचा सकती है, नेशनल पार्टी है, देश को आज़ाद कराने वाली पार्टी है, लोकतंत्र बचाने का काम उसका भी है और आप भी बचाएं और हम भी बचा रहे हैं, दोनों मिल के साथ में बचाते हैं। और कांग्रेस पार्टी अपना प्रत्याशी वापस पर्चा अभी नहीं खींचेगी और कांग्रेस मैदान में रहकर लड़ाई लड़ेगी और विचारों की लड़ाई लड़कर कांग्रेस इस भारत देश में जो लोकतंत्र की हत्या और इस लोकतंत्र को बचाने की पूरा प्रयास रहेगा। और साथ ही जो त्रिकोणीय मुकाबला है उसमें आप किस स्थान पर देखते हैं अपने को? निसंदेह त्रिकोणीय मुकाबला है, हम पूरी तरह चुनाव लड़ रहे हैं और युवाओं में जोश है क्योंकि आलाकमान ने युवाओं को मौका दिया और उस मौके का हम भरपूर फायदा उठाएंगे और निसंदेह चुनाव जीतेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। पहले भी 13-14 बार हमारे सांसद रहे कांग्रेस पार्टी से रहे और इस बार फिर हमने ताल ठोकी और अवश्य जीतेंगे, कोई इसमें दो राय नहीं। यह खबर श्री गंगानगर से आपको बताते हैं, जहां पर 19 अप्रैल को लोकसभा चुनाव होने और चुनाव के मद्देनजर खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा श्री गंगानगर के दौरे पर। इसके साथ ही आपको यह बता दें कि सुमित गोदारा ने कहा इस दौरान कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना वादा निभाते हुए पेट्रोल और डीजल के दाम कम किए और वहीं देश विकास की राह पर आगे बढ़ रहा है। वे बीजेपी प्रत्याशी प्रियंका बैलान के समर्थन में प्रचार प्रसार करने पहुंचे। इस दौरान हमारे संवाददाता ने उनसे खास बातचीत की। श्री गंगानगर लोकसभा क्षेत्र पहुंचे हैं खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा जी। सुमित गोदारा जी, 19 अप्रैल को लोकसभा चुनाव होने जा रहा है, भाजपा की तरफ से प्रियंका बैलान चुनावी मैदान में है, किस तरह से आपकी कैंपेनिंग चल रही है और किस तरह से आप देख रहे हैं लोकसभा चुनावों को? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा नवाचार करती रहती है और आप वो नवाचार आपने देखा होगा महिला को और युवा महिला को जो पार्टी में संगठन में जिन्होंने निरंतर काम किया, चाहे युवा मोर्चा में काम किया हो, चाहे मूल संगठन में प्रदेश मंत्री के दायित्व के नाते काम किया हो, तो ऐसे ऊर्जावान युवा महिला को देखकर महिला सशक्तिकरण और एक ये बदलाव की ओर की पार्टी हमेशा बदलाव की ओर चलती है, तभी पार्टी पूरे भारत में 303 सीटें लेके आई पिछली बार और इस बार हमारा लक्ष्य की बार 400 पार का लक्ष्य है। आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी नवाचार करती है और इस बार शायद ये नवाचार मौजूदा सांसद निहाल चंद मेघवाल की टिकट काट कर किया गया, एक महिला प्रत्याशी को चुनावी मैदान में उतारा है, इसके सकारात्मक परिणाम सामने आएंगे या फिर अभी पार्टी के अंदर कहीं ना कहीं छुटपुट नाराजगी भी देखनी पड़ेगी? देखिए, आप ये माने पूरे भारत में जो पिछले वर्तमान जो लोकसभा जिसका कार्यकाल अभी समाप्त होने की ओर अग्रसर है, 303 सांसद है, उसमें लगभग 100 जगह पर बदलाव किया गया है। तो ये पार्टी हमेशा, मैं कह रहा हूँ, नवाचार करते हैं और जब नए लोग आते हैं तो कहीं ना कहीं पुरानों के स्थान पर ही आया जाता है और ये प्रकृति का भी नियम है। तो नए लोग आए और उसका सकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं कि निहाल चंद जी का कार्यकाल शानदार था, 5 वर्ष यहाँ के सांसद रहे, उनका भी बेहतरीन कार्यकाल रहा और मुझे पूर्ण उम्मीद है कि प्रियंका जी मेघवाल जी हैं, वो भी आने वाले समय में गंगानगर को उसी ऊंचाइयों पर विकास में और लोकसभा में पार्टी के लिए और स्थानीय लोगों के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। गोदारा साहब, वैसे तो मोदी की गारंटी करके ही पूरा कैंपेन चल रहा है, न केवल राजस्थान में, पूरे देश में, लेकिन हम पर्टिकुलरली गंगानगर लोकसभा सीट की बात की जाए तो इस गंगानगर लोकसभा सीट पर भाजपा की वो कौन सी उपलब्धियाँ होंगी जिनको आप एनकेश करने जा रहे हैं 19 अप्रैल को? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी की तो इतनी नीतियाँ हैं कि उसके बारे में बोलूँगा तो बहुत समय लग जाएगा। वो आपको भी पता है, सबको पता है कि किस तरह देश आगे बढ़ रहा है और किस तरह विकास में, आर्थिक में स्तर पर आप ये देखिए, जीएसटी का कलेक्शन 1.82 लाख करोड़ का हुआ, जो कि दूसरा ऑल टाइम रिकॉर्ड है। और पिछले साल हमने ये जो 31 मार्च को वर्ष खत्म हुआ उसमें 20 लाख करोड़ का जीएसटी कलेक्शन किया गया कि जो अपने आप में रिकॉर्ड है, जो हमारे लक्ष्य है उससे ज़्यादा गया। तो ये आर्थिक स्तर पर देश आगे बढ़ रहा है और गंगानगर के लिए विशेष ये कि गंगानगर में जो हमारी राजस्थान सरकार, जो मोदी जी ने गारंटी दी थी पेट्रोल डीजल की, वो दाम कम किया गया। वो वास्तव में गंगानगर हनुमानगढ़ वासी जो आसपास हैं उनको इतनी खुशी है। जो मैं गाँव में जा रहा हूँ उन्हें का विश्वास ही नहीं होता था कि कोई सरकार इतना एक साथ कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने अशोक गहलोत का कार्यकाल देखा था जिसमें 1 रुपये भी कम नहीं किया गया था और वो बातें हमेशा कहते थे, दूसरों पे कहते थे। ये भारतीय जनता पार्टी है, जो कहती है वो करके दिखाती है। अशोक शर्मा, न्यूज़ 18, श्री गंगानगर। और
पाकिस्तान की जमीन को अपना घर मानकर आतंक को पांव देने वाले मोस्ट वांटेड आतंकियों की कब्र भी अब पाकिस्तान में तैयार हो रही है। पिछले कुछ सालों में पड़ोसी मुल्क में एक एक कर भारत के दुश्मनों का खात्मा हो रहा है। किसी की संदिग्ध मौत, कोई हादसे का शिकार तो कोई किसी बीमारी के बाद मौत की नींद सो रहा है। वहीं ब्रिटिश अखबार गार्डियन ने दावा किया है कि पाकिस्तान में हो रही इन हत्याओं के पीछे भारत की खुफिया एजेंसी रॉ है। रॉ पर सीधा कंट्रोल पीएम ऑफिस का है, इसीलिए इन हत्याओं का ऑर्डर पीएम मोदी दे रहे हैं। गार्डियन की इस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि भारत ने पाकिस्तान में कई आतंकियों की हत्या को अंजाम दिया। 2019 के बाद राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए विदेशों में हत्याएं कराई गई थीं। पुलवामा हमले के बाद से अब तक करीब 20 आतंकियों को ढेर किया गया है और इस पूरे ऑपरेशन को भारत की खुफिया एजेंसी रॉ ने अंजाम दिया है। इतना ही नहीं, खालिस्तानी आतंकियों की हत्या की साजिश रचने के पीछे भी भारत है। यूएई में बैठे भारतीय खुफिया स्लीपर सेल ने इस पूरे मिशन में अहम भूमिका निभाई है। 2023 में हत्याओं के बढ़ने का श्रेय स्लीपर सेल को दिया जा सकता है। पाकिस्तानी आतंकियों की हत्या कराने में स्थानीय लोगों ने मदद की और इस मदद के बदले इन लोगों को मोटी रकम भी मिली। भारत के मोस्ट वांटेड आतंकियों का विदेशी धरती पर मारे जाने का सिलसिला जैश ए मोहम्मद आतंकी जहूर मिस्त्री इब्राहिम की हत्या से शुरू हुआ था। इसके बाद 19 सितंबर 2022 को आईएसआई का कुख्यात गुर्गा मोहम्मद लाल नेपाल के काठमांडू में मारा गया। 19 नवंबर 2022 को आतंकी हरविंदर सिंह संधू उर्फ रिंदा लाहौर के मिलिट्री हॉस्पिटल में मौत के घाट उतर गया। 20 फरवरी 2023 को बशीर अहमद पीर उर्फ इम्तियाज आलम की रावलपिंडी में हत्या हुई। 27 फरवरी 2023 को सैयद खालिद रजा की कराची में हत्या कर दी गई। 4 मार्च 2023 को पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में सैयर नूर शोलाबार की हत्या हुई। 6 मई 2023 को परमजीत सिंह पंजवार पाकिस्तान में मारा गया। 15 जून 2023 को अवतार सिंह खांडा ब्रिटेन के अस्पताल में मृत पाया गया। 18 जून 2023 को हरदीप सिंह निज्जर की कनाडा के सरे में हत्या हुई। 5 अगस्त 2023 को मुल्ला सरदार हुसैन अरैन की पाकिस्तान में हत्या हो गई। 8 सितंबर 2023 को मोहम्मद रिजाई उर्फ अबू कासिम की गोली मारकर हत्या हो गई। 12 सितंबर को जियाउर रहमान की पाकिस्तान में हत्या की खबर आई। 21 सितंबर 2023 को सुखदूल सिंह उर्फ सुखा दुनेके की कनाडा में हत्या हुई। वहीं 30 सितंबर 2023 को मुफ्ती कैसर फारूकी की दिन दहाड़े हत्या हो गई। खबर के मुताबिक रॉ ने पुलवामा हमले के बाद विदेशों में छिपे दुश्मनों के खात्मे पर जोर देना शुरू किया था। पुलवामा हमले की वजह से भारत पाकिस्तान के रिश्ते इतने ज्यादा तनावपूर्ण हो गए थे कि युद्ध की नौबत आ पड़ी। युद्ध तो नहीं हुआ, लेकिन आतंकियों को जरूर 2 गज जमीन का टुकड़ा नसीब हो गया। और देश के लोकतंत्र में हर एक वोट मायने रखता है, इसीलिए उसमें बुजुर्गों और दिव्यांगों की सहभागिता बढ़ाई जा रही है। इलेक्शन कमीशन के नवाचार के तहत आज पहले चरण के लिए बुजुर्गों और दिव्यांगों से मतदान कराया जा रहा है। चुनाव आयोग का नया नवाचार, लोगों की सहभागिता बढ़ाने पर जोर। बुजुर्ग दिव्यांग कर सकेंगे होम वोटिंग। 2024 वोट प्रतिशत बढ़ाने पर पहल। 18वीं लोकसभा के लिए होम वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो गई है। 85 साल से अधिक उम्र के मतदाता और दिव्यांग जन को वोट डालने के लिए बूथ पर जाने की जरूरत नहीं है, वो घर पर ही वोट डाल सकते हैं। पहले चरण की 12 सीटों पर होम वोटिंग हो रही है, जो 5 से 13 अप्रैल तक जारी रहेगी। लोकसभा चुनाव में पहली बार होम वोटिंग। 5 से 13 अप्रैल तक होम वोटिंग का पहला चरण। 15 से 16 अप्रैल तक होम वोटिंग का दूसरा चरण। पहले चरण की 12 सीटों के लिए होगा ऑप्शन। करौली में होम वोटिंग के लिए आज राजकीय पॉलिटेक्निक में प्रशिक्षण कराकर होम वोटिंग कराई गई।
करौली की 4 विधानसभाओं में 46 दलों का गठन हुआ है, जिसमें 940 बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाता हैं। वहीं सबसे ज्यादा मतदाता 381 करौली में है और सबसे कम 79 टोड़ा भीम में है। ये होम वोटिंग की प्रक्रिया को इसको प्रशिक्षण में जोड़ा जा रहा है कि किस प्रकार से जो है ना पार्टी जाएगी और किस प्रकार से जो है ना दिव्यांग व्यक्ति है या सीनियर सिटीजन है, उसको जहाँ भी जिस अवस्था में भी हो, वो पलंग पे है या जहाँ भी झोंपड़ी में है, जहाँ भी जिस अवस्था में, उसको वहीं पर जो है ना वोटिंग करवानी है। तो इस प्रक्रिया में जो है ना हम प्रशिक्षण में ये दे रहे हैं कि कैंडिडेट को किसी प्रकार की जो है ना असुविधा नहीं हो, जहाँ वो जिस स्थिति में वहीं कंपार्टमेंट बनाया जाए, उसका जो है ना वो बनाया जाए, मत लिया जाए, मत की गोपनीयता भंग नहीं हो। वहीं बीकानेर में भी पहले चरण में होम वोटिंग हो रही है। बुजुर्ग और दिव्यांग वोट कर रहे हैं। बीकानेर संसदीय क्षेत्र में 3596 मतदाता हैं। नागौर में भी वोटिंग के लिए जिले में 1558 मतदाता घर बैठे ही अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। घर जाकर मतदान करवाने के लिए रूट चार्ट बनाकर तैयार किया गया। सेक्टर अधिकारियों और राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की मौजूदगी में वोटिंग कराई जा रही है। 14 से 21 अप्रैल तक फेज 2 में होम वोटिंग का पहला चरण, 22 से 23 अप्रैल तक फेज 2 में होम वोटिंग का दूसरा चरण। दूसरे चरण की 13 सीटों के लिए होम वोटिंग का ऑप्शन। पहले चरण में होम वोटिंग के लिए 36,834 वोटर पंजीकृत। 85 साल से ज्यादा उम्र के 27,526 मतदाता हैं पंजीकृत। 40% से ज्यादा दिव्यांग 9,308 मतदाता पंजीकृत। पहले चरण में गंगानगर, बीकानेर, चुरू, झुंझुनू, सीकर, जयपुर ग्रामीण, जयपुर, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, दौसा, नागौर के 37,000 मतदाता 114 उम्मीदवारों के लिए होम वोटिंग कर रहे हैं। निर्वाचन अधिकारी होम वोटिंग का विकल्प चयन करने वाले मतदाताओं की सूची सभी राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को 8 अप्रैल तक उपलब्ध कराएंगे। विशेष मतदान दल गठित कर उनके प्रशिक्षण की सभी प्रक्रिया 13 अप्रैल तक पूरी कर ली जाएगी। ये वो बक्सा है, आप देखेंगे कि जिस बक्से के अंदर मतपेटी जिसे कहा जाता था पहले, और बाकायदा वोट कास्ट कर दिया जाता था। जो कर्मचारी होता है वो बाकायदा इस बूथ के अंदर आकर के पूरी गोपनीयता के साथ में अपना वोट डालता है। वोट डालने के बाद में जो संबंधित अधिकारी कर्मचारी है उनको ये दे दिया जाता है और वहां से मतपेटी में इनके मत को सुरक्षित करके भेज दिया जाता है, जो कि बाद में काउंटिंग में सबसे पहले जो मत खोले जाते हैं, बैलेट पेपर पे काउंटिंग होती है, इनकी काउंटिंग करने के बाद में ईवीएम मशीन को काउंट करना शुरू किया जाता है। तो ये जो सर्विस वोटर्स हैं उनकी वोटिंग की प्रक्रिया है, क्योंकि होम वोटिंग भी की जा रही है। करीब 77,000 होम वोटर्स हैं। ऐसे एक बड़ी तादाद सर्विस वोटर्स की है जो अलग अलग स्थानों पर, सुविधा केंद्रों पर मतदान कर रहे हैं और बैलेट पेपर के जरिए वोट कर रहे हैं। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। इधर कांग्रेस ने आज लोकसभा चुनाव 2024 के लिए अपनी कमर कस ली है और अपना घोषणा पत्र जारी किया, जिसे न्याय पत्र का नाम दिया गया है। और ये मैनिफेस्टो 5 न्याय और 25 गारंटी पर आधारित है। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने कांग्रेस मुख्यालय में घोषणा पत्र जारी किया और इसके अगले दिन जयपुर और हैदराबाद में जनसभाएं आयोजित की जाएंगी, जिनमें पार्टी के शीर्ष नेता शामिल होंगे। तो क्या है कांग्रेस की 25 गारंटी, वो आपको बताते हैं, जिसमें दलित आदिवासी को लेकर गारंटी दी गई है, युवा को लेकर गारंटी दी गई है, महिला को लेकर गारंटी दी गई है, सहभागिता गारंटी दी गई है। राहुल जी के नेतृत्व में चली भारत जोड़ो न्याय यात्रा में 5 पिलर्स पर ध्यान केंद्रित किया गया था। यात्रा के दौरान युवा न्याय, किसान न्याय, नारी न्याय, श्रमिक न्याय और हिस्सेदारी न्याय की घोषणा की गई थी। जहां कहीं भी हम गए इन न्याय की बात हमने करी थी और इसकी गारंटी भी हमने दी है। ये लोकतंत्र को और संविधान को बचाने का चुनाव है। एक तरफ एनडीए नरेंद्र मोदी जी जो कॉन्स्टिट्यूशन पर आक्रमण कर रहे हैं, लोकतंत्र पर आक्रमण कर रहे हैं, इंस्टीट्यूशंस को कैप्चर कर रहे हैं, और दूसरी तरफ इंडिया अलायंस जो कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा करता है
लोकतंत्र की रक्षा करता है। तो ये चुनाव इन दोनों फोर्सेस के बीच में है। और पेपर लीक मामले में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के बयान पर पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने एक बार फिर से पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि शिक्षा मंत्री मदन दिलावर अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं। इस बयान को मैंने अपने वकील को दिया और आवश्यकता पड़ी तो अवमानना का केस भी उनके खिलाफ दायर किया जाएगा। मानसिक संतुलन खो चुके हैं। शिक्षा मंत्री होकर शिक्षा के अलावा जो कुछ उनको गालियां जिसको देनी है वो देते हैं। पहले भी एक दिन किसी गांव में धक्का मुक्की हुई थी, कल एक महिला की उन्होंने धक्का मुक्की की है। अगर ऐसे शिक्षा मंत्री हैं बीजेपी में तो मैं समझता हूं कि अब शिक्षा का क्या हाल होगा, हमारे बच्चों का क्या हाल होगा, ये देखने वाली बात है। मैं उन दोनों बयानों का मैंने मेरे वकील को दिया है। अगर आवश्यकता पड़ी तो हम इनके खिलाफ कोर्ट के अंदर अवमानना का केस भी, मानहानि का केस भी करेंगे। और इसी खबर के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में अभी इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान। नमस्कार। विकसित भारत के लिए 400 पार।